इंडियन इकोनॉमी का 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 3rd लेक्चर में हम लोग ने इन दोनों ग्राफ के बारे में बात करी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमें डेटा मिला है वो उसका सोर्स क्या है, ये उस बुक का नाम है जहाँ से हमें वो डेटा मिलता है। ये सब अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का जो डेटा मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। ये भी उसी बुक से के रेफरेंस से बनाया गया है ग्राफ, एंगस मेडिसन, द वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियम पर्सपेक्टिव। ये कुछ अज्ञात नाविक थे जो पूरी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, व्यापार करते थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इससे हमें एंशिएंट टाइम में जो व्यापार होता था, इकोनॉमी होती थी, इसके बारे में बहुत जानकारी मिली। अब देखिए, ये वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा है 2000 तक की, भाई ईसा मसीह के जन्म से लेके अभी तक, ठीक है, एडी की बात हो रही है, 1 एडी से लेके 2000 एडी तक, यानी अभी तक। आप देखें कि डॉलर के टर्म्स में है ये, मतलब ये $2000, 4000, 6000। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्स बिलो $2000 चल रही है इस समय। अगर हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एवरेज ले लें और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एवरेज इनकम है ये एक तरह से, मतलब कि जितनी भी पूरी दुनिया मिलकर पैसा कमाती है उसको डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इस पूरी प्लेनेट की, तो हमें मिल जाएगा आपका वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा। तो देखिए ये बहुत कम था, क्योंकि पहले रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, लगभग 0 ही 0 था। 16 17 18 सेंचुरी से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू किया और 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में ये स्काई रॉकेट हो गया। यानी ये जो पिछले 50-60 साल गए हैं या पिछले 100 साल मान लीजिए, 1950-55 के बाद से लेके अभी तक, और सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है 1980 से लेके अभी तक, मतलब पिछले 40-50 सालों में या पिछले 100 सालों में मैक्सिमम ग्रोथ आई है। तो देखिए इसीलिए यहाँ तक लगभग ये जीरो था, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते $1000, $2000, 4000, 6000, लगभग $7000 की तरफ ये जा रहा है। तो इस समय $7000 ऑन एन एवरेज एक इस प्लेनेट पे रहने वाला कमाता है, जिसमें इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है, वो 2000 के बिलो पे ही है। तो ये आपको आइडिया लग गया, ये वर्ल्ड की जीडीपी की पर कैपिटा है। इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब अगर पूरी दुनिया की जितनी भी इनकम है, यार ये कौन है भाई, इस समय कौन अप्लाई कर रहा है? तो ये ग्राफ समझ में आया आपको? अगर हम पूरी दुनिया की टोटल इनकम को पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज इनकम मिल जाएगी एक इंडिविजुअल की। और इस समय हमारी जो टोटल पॉपुलेशन इस प्लैनेट की कितनी होगी अप्रॉक्स, हमारे इस प्लैनेट की अप्रॉक्स पॉपुलेशन कितनी होगी? अप्रॉक्स 8 बिलियन के आसपास है, 7 पॉइंट समथिंग होगा। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा, पूरी प्लैनेट की पॉपुलेशन को कौन काउंट कर पाएगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या साइज होगा? पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमी का क्या साइज होगा? 80 ट्रिलियन के आसपास हमारी टोटल इस प्लैनेट की इकोनॉमी का साइज होगा, और लगभग 8 बिलियन की पॉपुलेशन होगी, लगभग 7.5 से लेके 8 अरब की पॉपुलेशन होगी। तो यानी कि अगर 80 ट्रिलियन को हम लोग 8 बिलियन से डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा जीडीपी मिल जाएगी, एक इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। ठीक है, हमारी ये एक परफॉर्मेंस है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जीडीपी पर कैपिटा बिटवीन 1947 टू 1964। तो उस समय पाकिस्तान की 1.18 थी जब देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि 1947 में हम भी आज़ाद हो गए थे, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था। इंडिया की 1.68 थी, इंडोनेशिया की $1.68 पर एनम, $2 के आसपास की हमारी पर कैपिटा इनकम थी साल का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको 1850 से लेके 2020 यानी अभी तक जितनी भी कंट्रियों की जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे रैंकिंग थी वो आप इसमें देख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। 1850 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले देखिए कौन है ऊपर, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, मतलब ज़्यादातर यूरोप की देश है और अमेरिका भी है उसमें। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ब्रिटेन, पूरी दुनिया में शासन करता था वो।
और उस समय उसकी जीडीपी पर कैपिटा कितनी थी एक साल की, लगभग 2000-3000 यूएस डॉलर, मतलब कि कब 1850 में है। आज से 150 साल पहले की बात हो रही है, और भी ज्यादा, 170 साल पहले की। उस समय भी उसकी जीडीपी पर कैपिटा $3000 थी, और हमारी अभी तक $2000 के नीचे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने टॉप कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या किया, ऑस्ट्रेलिया तो उसी समय बूढ़ा ही गया था थोड़े दिन पहले, फिर ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी भी था ब्रिटेन की, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि इसकी टॉप पे आ गया ये। देखिए, रीजन ये था कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉलोनी बनाया, और इस समय भी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो भी अभी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2-4 लोग ही रहते होंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, काफी बड़ा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, पॉपुलेशन बहुत कम, यानी कि अभी भी 2020 के समय भी ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारी हर साल बढ़ जाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के बराबर हमारे यहाँ हर साल ज्यादा हो जाते हैं लोग। तो इतनी कम पॉपुलेशन, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, प्लस ब्रिटेन की कॉलोनी, एक तरह से ब्रिटेन ने उसको अपने अधिकार में ले लिया था। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, वो अगर इतने कम लोगों में बांट दी जाएगी तो अपने आप टॉप पे आ जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया बना कैसे है पता है? ब्रिटेन में नो सर। जो भी चोर लुटेरे पकड़े जाते थे या कुछ होता था, उनसे उनके सामने 2 चॉइस रखते थे। कहते थे ऑप्शन ए, या तो जेल चले जाओ, जेल तो भेज ही रहे, तुमने बदमाशी करी है, गड़बड़ करी है। ऑप्शन बी हो, या तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो लोग सोचते थे जेल जाने से अच्छा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को ला ला के फिर ऑस्ट्रेलिया को डेवलप किया था, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो वो अंग्रेजों को वहाँ ले जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया। न्यूजीलैंड में भी यही हुआ था, न्यूजीलैंड भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, बहुत कम पॉपुलेशन, इतनी सारी जगह, तो इसलिए अभी आप देखेंगे न्यूजीलैंड भी एकदम से आ जाएगा, और एकदम से वो भी टॉप कर जाएगा, टॉप 3 में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखो अभी भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। ये देखो एकदम से न्यूजीलैंड आ गया, कहीं था ही नहीं, पूरे पिक्चर में कहीं पे था, दिखा रहा था आपको कहीं पे भी न्यूजीलैंड? कहीं नहीं था। नो सर। एकदम से आके सबसे ऊपर पहुंच गया। तो ये सब क्या है, ये एकदम से नए नए चीजें ढूंढी जाती थी, फिर उसको वो लोग कॉलोनी बना लेते थे, फिर वहां से ट्रेड स्टार्ट करते थे, थोड़ा बहुत व्यापार स्टार्ट होता था, थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होती थी, एकदम से रेवेन्यू आता था, और वहां पे पॉपुलेशन कम होती थी। तो हमारी जो पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली वगैरह में तो हाल ये 10-10, 12-12 हज़ार लोग रह रहे हैं। और अगर आप धारावी में चले जाएं, किसी ने नाम सुना है धारावी का? सर स्लम बॉम्बे का स्लम एरिया। हाँ, बॉम्बे का स्लम एरिया। तो धारावी में अगर आप चले जाएं तो पता चलेगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में 25-30 हज़ार लोग रह रहे हैं। हाँ, तो इतनी कम जगह में इतने सारे लोग रह रहे हैं, उनके पास कोई प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स नहीं है, खेती के लिए ज़मीन भी नहीं है इतनी ज़्यादा यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम लोग गरीब रह गए। और ये जो जीडीपी पर कैपिटा होती है, और जो इंडिविजुअल की वेल्थ होती है, जैसे कि इस समय नंबर 1 अमीर कौन होगा दुनिया का? सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? जेफ बेजोस। सेकंड कौन है? एलन मस्क होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस, और एमेलियो ऑर्टेगा हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, बिल गेट्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग थर्ड पे होंगे, फेसबुक वाले। तो ये सारे के सारे लोग हैं। अगर आप ये सोचो कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस में पैदा हुए होते, तो क्या ये तब भी वर्ल्ड के रिचेस्ट बन पाते?
अगर वो उसी नो। देश में रहते हैं। किसी को पता है बिल गेट सबसे लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं? तो बिल गेट्स इसका क्रेडिट पता है किसको देते हैं? इसका क्रेडिट वो देते हैं अपने स्कूल को। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या उनके स्कूल में स्पेशल था जो जिसका वो क्रेडिट देते हैं कि वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक सबसे अमीर इंसान बन पाए? ऐसा क्या था उनके स्कूल में? कोई बताएगा? मुझे गेस करने की कोशिश कर सकता है कि क्या ऐसा बताया गया होगा उनके स्कूल में, या उनको कैसे क्या मिला होगा ऐसा स्कूल में? अच्छा, तो मैं आपको आंसर देता हूँ कि ऐसा क्या था बिल गेट्स के स्कूल में खास, जिसने उनको दुनिया का सबसे रईस इंसान बनाया और सबसे लंबे समय तक वो सबसे रईस इंसान बने रहे। उसका रीजन ये था कि उनका जो स्कूल था, कुछ रिवर साइड कुछ करके, लेक साइड कुछ स्कूल करके नाम था उस स्कूल का। वो स्कूल एक ऐसा इकलौता स्कूल था इस प्लेनेट पे जिसने सबसे पहले अपने यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। वहाँ पे उस स्कूल ने कंप्यूटर खरीदे थे और बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये कंप्यूटर होता है, ऐसा दिखता है, इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है। मतलब पूरी दुनिया में उस समय किसी स्कूल के पास कंप्यूटर नहीं था। और जब बिल गेट्स ने अपने स्कूल में पहली बार कंप्यूटर देखा तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसी समय मन बना लिया कि मुझे इसी में करियर बनाना है आगे चल के। तो वो अगर वो लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर नहीं आता तो इस दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिलता, और माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिलता, ये जो विंडो हम लोग चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ नहीं होता। और अगर कंप्यूटर नहीं होता तो पूरी दुनिया में ना एविएशन सिस्टम होता, ना नेविगेशन होता, ना सॉफ्टवेयर होते, कुछ नहीं हो पाता। सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही ऑपरेट होती हैं, कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती हैं, कंप्यूटर का ही प्रोग्राम बनता है। तो यानी कि किसी इंडिविजुअल की सक्सेस पे उसके एक्सटर्नल सराउंडिंग इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। उसी तरह से ये जितने अमीर लोग हैं वो क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में पैदा हुए, इसकी वजह से वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। अब इंडिया के मुकेश अंबानी भी इंडिया में पैदा होते हुए भी टॉप 10 में आ गए, तो उन्होंने मतलब एक मिरेकल ही कर दिया है। अभी अडानी भी आ गए हैं टॉप 100 में, टॉप 50 में आ गए हैं। तो मतलब ये लोग ने रियल स्ट्रगल करी है, समझ लीजिए। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ही टॉप पे है लगातार। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड। अब देखिए एकदम से अर्जेंटीना ऊपर आ गया, चला गया। वही 3-4 कंट्री, अब कनाडा भी आ गया है। कनाडा भी, पता है आपको, कनाडा भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और आजकल कनाडा के ऊपर बहुत हो रहा है। ये लोग क्या करते थे, कनाडा के भी जो मूल निवासी थे, जैसे इस तरह से इंडियन को एक्सप्लॉइट किया गया और ब्रिटिशर्स ने जाके अमेरिका की मूल निवासी और रेड इंडियंस को बहुत एक्सप्लॉइट किया। अभी भी वहाँ पे ब्लैक और वाइट वाला चलता रहता है। उसी तरह से कनाडा में अभी एक जगह में खुदाई हो रही थी, वहाँ एक साथ 200-250 बच्चों के 100 निकले, कंकाल निकले, जिसमें सबसे छोटा बच्चा जो था वो लगभग 3 साल का था। तो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश मिशनरी, कि वहाँ जाते थे और वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको पहले तो एक्सप्लॉइट करते थे, फिर सोचते थे लेकिन अभी इनसे हमें काम कराना है तो उनको क्या करें, तो उनके बच्चों को छीन के मिशनरी स्कूल में भर्ती कर दिया जाता था और फिर उनको बहुत मारा पीटा जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, सड़ी गली चीज़ें दी जाती थी और उनको मतलब बचपन से ही अंग्रेज बनाने की कोशिश करते थे। वहाँ के जो मूल निवासी होते थे, आदिवासी लोग, जो भी लोग होते थे, उनको वो एक तरह से अंग्रेज बनाने की कोशिश करते थे कि आप उनको इस तरह से ट्रेन करो कि जब बड़े होंगे तो ये सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की बात मानेंगे। और वो एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा करते थे कि बच्चे मर जाते थे।
और उनको कभी कभी पीट पीट के मार देते थे वो लोग, और एक साथ समझ लो 250 बच्चों की वहाँ पे कवर मिली। तो ऐसा इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी कराई थी कि कितना एक्सप्लॉइट किया गया था बच्चों को, सारे बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया गया था और उनको मिशनरी स्कूल्स में बंद कर दिया गया था, और वहीं पे उनको टॉर्चर किया जाता था, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक को, और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि वो मर जाते थे, और उसके बाद फिर उनको आसपास में दफना दिया जाता था। तो वही एक खुदाई में पता चला कि 200-250 बच्चे मर गए थे, तो उनकी वो अवशेष मिले वहाँ पे फॉसिल टाइप का। तो यानी कि आप सोचिए कि ये जो उपनिवेशवाद था, जो कॉलोनी बनाने या सम्राट टेरिटरी विस्तार करने के लिए ये ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने बहुत अत्याचार किए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर ही नहीं किए हैं इन्होंने, कनाडा में तो मतलब हद कर दी है, बच्चों को नहीं छोड़ा, और एक साथ कई हजार कई लाख बच्चे मारे गए थे। बहुत खतरनाक स्थिति है ये। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी कनाडा भी ऊपर आ गया, कनाडा को भी कॉलोनी बना लिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये सब कॉलोनी बना रहे हैं। कनाडा के पास भी बहुत बड़ा एरिया है। अब ये देखिए एकदम से लग्जमबर्ग ऊपर आ गया। लग्जमबर्ग का किसी ने नाम सुना है? इस समय दुनिया Yes, sir. इस समय कौन सा ऐसा देश है Yes, sir. इस समय दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है? कतर में का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है, लेकिन लग्जमबर्ग टॉप पे रहता है ज्यादातर। तो कतर, लग्जमबर्ग इनमें होड़ चलती रहती है। लग्जमबर्ग की समय पर कैपिटा इनकम लगभग $1,20,000 है। अपनी साल की $2,000, लग्जमबर्ग की $1,20,000। अब समझ लीजिए कितना डिफरेंस है। मतलब वहाँ का ऑन एन एवरेज जो सिटीजन है वो साल का 1 करोड़ कमाता है रुपी के टर्म्स में, 1 करोड़ की इनकम है ऑन एन एवरेज। जो ज़्यादा कमाते होंगे तो वो तो सैकड़ों करोड़ कमाते होंगे साल का। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसकी जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $1,20,000 है पर एनम, और इंडिया की सिर्फ 2,000 है। इतना डिस्पैरिटी है। और दुनिया के 1% लोगों के पास उतनी वेल्थ है जितना कि दुनिया की 50% पॉपुलेशन के पास है। 49-50%। सिर्फ 1% लोगों के पास 50% की वेल्थ है। तो ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ें सब समझने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी पढ़ाया जाता है कि आप समझ पाए कि हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारे देश में क्या कमियां हैं, कौन से रिसोर्सेज का हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, कैसे ग्रोथ लानी है, कंट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सब सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया जाता है। उसमें आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्विट्जरलैंड तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड अभी भी मतलब टॉप 5 टॉप 10 में आता है। तो स्विट्जरलैंड की अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, ये क्या करता है, और लग्जमबर्ग में इतना पैसा कहाँ से आ गया, उसकी अर्निंग का क्या सोर्स होगा, कोई आइडिया किसी को? सर स्विट्जरलैंड में भी टूरिज्म से अर्न करता हूँ ज़्यादा। हाँ, डेफिनेटली टूरिज्म से भी करता है, और एक चीज और है उसकी अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स। सर स्विस बैंक्स वहाँ पे बहुत हाँ, सर वो हथियार नहीं खरीदता स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल बैंकिंग बताया वो जो एक्चुअली बैंक है, लेकिन बैंक में क्या करते हैं, ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन है, मतलब वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करने वाले की आइडेंटिटी वगैरह एकदम टॉप सीक्रेट रखा जाता है, और एक तरह से वो अपने यहाँ पैसा रखने का चार्ज करता है। मतलब जैसे अगर आपने इंडियन बैंक में पैसा रखा, आपको 5% 10% इंटरेस्ट मिलेगा। वहाँ पे अगर आपने पैसा रखा तो आपको 1-2% देना पड़ेगा उनको। तो वो भी उनकी अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि वो ब्लैक मनी होता है, पूरे दुनिया के देशों का ब्लैक मनी घूम फिर के वहाँ पहुँच जाता है उनके बैंकों में, तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। जैसे ये आप अभी देखेंगे कि एकदम से बहुत सारे और अलग अलग देश ऊपर आ जाएंगे। देखिए आप देखेंगे जैसे आ जाएगा कतर, यूएई। तो ये जैसे जैसे हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी और ऑयल ओरिएंटेड इकॉनमी बनेगी, तो आप देखेंगे कि ये यूएसए, यूके, ये सब सारे नीचे खिसक जाएंगे और एकदम से कुछ अननोन कंट्री एकदम ऊपर आ जाएंगे। अभी आप देखिएगा, ये देखिए एकदम चेंज हो गया कहानी। अब देखिए ऊपर टॉप में कौन आ गया, कतर, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरब, बाकी सब वो मेन वाले कंट्री साफ हो गए।
गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ एकदम से, ये कहाँ से आ गए? और डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड 24,000 और 26 और $24 चल रहा है, और इसका $208 चल रहा है। 208 मतलब कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हो रहा है उससे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। क्योंकि अब जो इकोनॉमी हो रही है यहाँ से ये जो समय चल रहा है 1975 वाला, 1975 यहाँ से ऑयल ड्रिवेन इकोनॉमी हो गई है। मतलब जिन देशों के पास तेल है वो उसका बहुत एडवांटेज कर रहे हैं, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड रेट वो सब दरासाही हो गया, क्योंकि अब कुछ भी आपको करना है तो आपको तेल चाहिए। तो इसीलिए कतर, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस तरह की कंट्री एकदम से टॉप कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑयल था और उनको बिना कुछ करे कुछ नहीं करना, तेल निकालो बेचो, तेल निकालो बेचो। और हिंदुस्तान, चाइना, इस तरह की बड़ी बड़ी देश, पाकिस्तान, जिनके पास तेल नहीं है और पॉपुलेशन बहुत है, वो सब खरीदेंगे तो वो बहुत पैसा कमाएंगे, और पैसा कमा के सारा पैसा किसको दे देंगे? इन देशों को दे देंगे। यहाँ पे 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन, चाइना में 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ के आसपास, और इतने सारे यानी 200-300-400 500 करोड़ लोग काम करेंगे पूरी दुनिया में, पैसा कमा के इनको दे देंगे बहुत बड़ा पोर्शन। क्यों? क्योंकि तेल के बिना कुछ नहीं होना है। तेल से उस समय ट्रेन चलती थी, डीजल जेनसेट से बिजली चलती थी, उस समय इतना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ था। कारें, मोटर कारखाने सभी जो है डीजल पेट्रोल से ही चलते थे। तो इसलिए ये कंट्रियों ने एकदम से टॉप कर दिया। अब देखिए ये बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर से यूएसए ऊपर आ गया, कुवैत, कतर, ये सब सारी की सारी जो कंट्री हैं वो एकदम से नीचे हो गए। हाँ आप देखिए फिर सिचुएशन देखिए नॉर्मलाइज हो रही है भाई। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, यूएसए, हांगकांग, ये सब ऊपर आ गए, और वो ऑयल प्रोड्यूसर थोड़ा सा नीचे खिसक गए। ये हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट कोशिश ये कर रहा है कि वो, उसने क्या किया कि पहली चीज तो ये करी कि उसको एक चीज समझ में आ गई कि अब आगे चल के ऑयल पे इकोनॉमी बेस होने वाली है, पूरी दुनिया ऑयल पे ही काम करने वाली है। तो उसने क्या किया, डॉलर से क्रूड ऑयल को पैक कर दिया। मतलब अब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल में कोई ट्रेड होगा तो वो सिर्फ डॉलर के टर्म्स में होगा। मतलब अगर हिंदुस्तान को इराक, ईरान, यूएई, कहीं से भी, सऊदी अरब, कहीं से भी उसको तेल लेना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो पेमेंट डॉलर के टर्म्स में ही करनी पड़ेगी। ये पूरी दुनिया को फंसा दिया उसने। इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो डॉलर है वो एकदम से यूनिवर्सल करेंसी बन गई। इस तरह से गोल्ड है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है पूरी दुनिया में, उस तरह से डॉलर का भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बन गया। और उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक पावर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी यूनाइटेड स्टेट की। तो ये उसने यहाँ पे किया, और फिर आगे चल के आपने देखा होगा सद्दाम हुसैन वगैरह को, उसने गल्फ वॉर हुई थी, खाड़ी युद्ध हुआ था। तो जो गल्फ वॉर हुई थी उसका रीजन क्या था, वो चाहता था अमेरिका की वो ऑयल रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले। तो इसलिए उसने ये सब सारी की सारी चीजें करी थी। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एकदम ऊपर आ गया। देखिएगा अभी समय कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, नॉर्वे, सिंगापुर भी आ गया। अब इधर सिंगापुर ने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, और सिंगापुर जो एक साइज में कानपुर के बराबर है और पॉपुलेशन भी बहुत जरा सी है, और छोटा सा टापू है, उसने भी बहुत अच्छे से काम किया, और उसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, उसको एडवांटेज मिला उसका। और वहाँ पे जो उसके नेता थे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से सिंगापुर ने बहुत अच्छा कर दिया। वाली जो स्लाइड बची है उसमें लग्जमबर्ग टॉप पे आ रहा है, फिर स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर टॉप में ही है। तो ये सब कंट्रियां हैं अच्छा कर रही हैं। कतर वगैरह भी है अभी भी, क्योंकि ऑयल बेस इकॉनमी है, अभी भी ऑयल की डिमांड है, ऐसा नहीं खत्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ
आगे चल के हमें पता है कि ऑयल की डिमांड खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और लोग नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब पे शिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स चलने लगे, इसीलिए टेस्ला की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी आपने, सीखने को मिला कि नहीं मिला? यस सर। यस सर। इंफॉर्मेशन नॉलेज कुछ Yes, मिली sir. नहीं? ठीक है तो Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।